नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात। यह एक वीडियो है जो मनु मिलर और मैंने बनाया है और हम इस तरह और अधिक करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कृपया उसका चैनल देखें क्योंकि हम इसे उसके लिए शुरू कर रहे हैं। और कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उसका लिंक नीचे विवरण बॉक्स में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज मैं यहाँ श्री जेफरी मॉरलॉक के साथ हूँ। ये सम्मान की बात है, ये खुशी की बात है, ये हमारी एक साथ पहली बातचीत है। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, जेफ, जहां आप 1800 के दशक से अब तक हुई 4 प्रमुख औद्योगिक क्रांतियों के बारे में बता रहे थे। मुझे वीडियो बहुत जानकारीपूर्ण, बहुत दिलचस्प लगा और ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसे बार बार देखना पड़ा क्योंकि मैं जानकारी को आत्मसात करना चाहता हूं। मेरा विचार ये था कि आप 1800 से अब तक और फिर 2018 से लेकर आज के गैर निष्क्रिय तक के बारे में बात कर रहे हैं, और आपने समझाया कि क्रांति शब्द का अर्थ यह है कि यह केवल उत्पादन में मामूली संशोधन नहीं है, ये वास्तव में एक क्रांतिकारी तरीका है जिसमें सामान बनाया जाता है और काम किया जाता है। तो ये दिलचस्प था, ये थोड़े से संशोधन के बजाय प्रगति की एक छलांग की तरह है। तो ये दिलचस्प था, और आपने कहा कि क्रांति की परिभाषा बौद्धिक डिजिटल प्रौद्योगिकी को औद्योगिक युग में एकीकृत करना और इसे बेहतर बनाना है जिससे हम अधिक स्मार्ट उत्पादन और कुशल कार्य कर सकें और निर्माताओं के काम करने के तरीके में सुधार कर सकें और इसे चिकित्सा में लागू कर सकें। उद्योग और हर उद्योग जिसमें हम आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता लागू कर सकते हैं। फिर आप हमें उस हिस्से में ले गए जिसके बारे में कहा गया है कि यह पहनने योग्य स्मार्ट गैजेट है, और आपने बताया कि इससे कर्मचारियों में नैतिकता को बढ़ावा देने में मदद मिलती है, और मैं इसके बारे में थोड़ा सुनना चाहूंगा। और फिर हम बस आपके द्वारा उल्लेखित मुख्य शब्द अनुकूलन और डेटा विश्लेषणात्मक भी करेंगे। मैं उन पर परिभाषाएं और थोड़ा विस्तृत सुनना चाहूंगा, और हम देखेंगे कि यह बातचीत हमें कहां ले जाती है। धन्यवाद। बहुत खूब। आपकी ही तरह, जब मेरे पास कोई ऐसी चीज होती है जो वास्तव में मेरे ट्रिगर को थोड़ा सा झटका देती है और मुझे रोमांचित कर देती है, तो मुझे रुकना होगा, वापस जाना होगा और सुनना होगा। और कभी कभी यदि आप YouTube देखते हैं तो वहां एक छोटा सा गियर होता है जहां आप गति बदल सकते हैं, और कभी कभी मैं इसे 0.75 पर रख देता हूं और इसे धीमा कर देता हूं। अब मैं उस पर जूम करने जा रहा हूं जिसका आप उल्लेख कर रहे थे क्योंकि आप कुछ तकनीकों और उस जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। और यह वास्तव में शुरू हुआ, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा शामिल होना चाहिए। हम उस अर्थ में या कुल मिलाकर रोबोटिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जो वास्तव में मशीन है, स्मार्ट मशीनें जो हमारी मदद करती हैं। इस तरह आप पहनने योग्य सामान और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचे। लेकिन रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की एक शाखा है जो यांत्रिक या औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर अधिक परिष्कृत चिकित्सा अनुप्रयोगों के माध्यम से विभिन्न उद्देश्यों के लिए रोबोट और मशीनरी के डिजाइन, निर्माण और प्रोग्रामिंग पर केंद्रित है। और हाल के वर्षों में वास्तव में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में प्रगति को विलय कर दिया गया है, और यदि आप चाहें तो रोबोट की एक नई श्रेणी को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसे सॉफ्ट मैनिपुलेटर्स कहा जाता है। आप इन विशेष विशेषताओं को तब पहचान सकते हैं जब आप कुछ शिक्षण चैनल की चीजों को देख रहे हों जहां वे दूरस्थ सर्जरी करते हुए दिखा रहे हों, और आपके पास ये बहुत चुस्त, बहुत सटीक रोबोटिक हथियार हैं, और साथ ही वहां मौजूद सॉफ्ट तकनीक उन्हें लचीला बनाती है, लगभग आपकी उंगलियों और उस जैसी चीजों की तरह। तो उस दिशा में आगे बढ़ने वाली चीजों की एक पूरी शाखा और एक पूरी नई श्रेणी है। और इसके शीर्ष पर सॉफ्टवेयर के विकास के लिए एक बिल्कुल नई श्रेणी भी है जो वास्तव में उन सॉफ्ट मैनिपुलेटर्स को संचालित करती है जो चीजों को बिना नुकसान पहुंचाए बहुत धीरे से स्थानांतरित कर सकते हैं, साथ ही मानव आंदोलनों को बहुत बेहतर गति और सटीकता के साथ दोहराने में सक्षम है, जितना हम वास्तव में अपने दम पर कर सकते हैं। तो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे ये चलन में आता है। दिलचस्प बात यह है कि 1800 के दशक से शुरू होकर मानव शक्ति और पशु शक्ति से भाप मशीन तक जाना उस समय के लिए पहले से ही एक सटीकता माना जाता था। लेकिन फिर भाप मशीनरी से बिजली की ओर जाना और ऐसे इंजन लाना जो भाप पर निर्भर ना हो, यह एक और छलांग थी। और फिर इससे उद्योग में काफी प्रगति हुई। और फिर उसके बाद कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स, और उन सभी विशाल गोदामों में जो मुझे याद है, उन्हें इसे वास्तव में ठंडा रखना था क्योंकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण था कि विशाल कंप्यूटर तंत्र गर्म न हो। और आजकल सब कुछ है, अभी तो मिनट और बहुत अधिक जगह नहीं लेता है, और एआई की सटीकता और अब इसका मानव सेवा में उपयोग जैसे कि औद्योगिक से लेकर चिकित्सा तक कहीं भी और दूर से भी ऑपरेशन करना, ये तो अद्भुत है। और यदि आप उसे ऑन पैसिव के साथ घर लाते हैं तो आप उसे कैसे समझाएंगे कि यह हमें ऑन पैसिव और प्रौद्योगिकी में लाता है?
मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां आपने किया था, जब आपने कहा था, ओह, आप जानते हैं, ये सभी विशाल गोदाम और गर्मी और सामान। क्या आप जानते हैं कि एक डेटा सेंटर कितनी गर्मी पैदा करता है? मेरा मतलब है अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय। आपको एक घर खरीदने में उतना ही खर्च आएगा जितना उसे ठंडा रखने में, डेटा सेंटरों को ठंडा रखने में। यह पागलपन है। मेरा मतलब है, वे वास्तव में बहुत गहन है। सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और हार्डवेयर चलाता है, वे वास्तव में गर्म हो जाते हैं। तो एक पहलू, गर्मी से छुटकारा, हमें इन डेटा केंद्रों में इसकी आवश्यकता होगी। लेकिन आपने स्वयं उद्योगों में वास्तविकता के बारे में भी बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहली शुरुआत 1750-1760 के आसपास हुई थी। और आप सही हैं, 1800 के दशक तक, जैसे ही हम उस सदी को 19वीं सदी में पार करते हैं, ये पहले से ही अच्छी तरह से चल रहा था। और जिस तरह से आपने क्रांतियां की, वो मुझे पसंद है। आप जानते हैं कि वे केवल थोड़ा सा बदलाव नहीं थे। मेरा मतलब है, उन्हें क्रांतियों का नाम दिया गया क्योंकि समय के प्रत्येक खंड का एक विशिष्ट कार्य था कि वो कुछ छोटे से कुछ बड़े में बदल गया। और आप पशु से भाप ऊर्जा की ओर जाने की बात कर रहे थे। वो बहुत बड़ा था। और जब आपने इंजनों, भाप इंजनों का उपयोग करना शुरू किया, तो हाँ, अब वे चीजों को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। आप इन सब के बारे में अधिक सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, भारी, अधिक मान वाले, अधिक शारीरिक चीजें कर सकते हैं क्योंकि हमें चिंता नहीं है, आप जानते हैं, मानव जीवन या जानवरों या उस जैसी किसी चीज के बारे में। भाप इंजनों की तुलना में इसमें बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। और फिर भाप इंजन से तीसरे में जाना, ये सीढ़ी पर एक और बड़ा कदम था। ऐसा कहें तो अगला दायरा, क्योंकि आप भाप ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, विद्युत शक्ति की ओर चले गए। इसका मतलब है कि वे काफी साफ सुथरे चल रहे हैं। इंजन छोटा और बहुत अधिक शक्तिशाली हो सकता है। और वास्तव में तभी हमने उस सटीक इंजीनियरिंग और विनिर्माण के बारे में जानना शुरू किया जिसके बारे में हम उस वीडियो में बात कर रहे थे। और फिर जाहिर है, उसके बाद एक बार जब आप दूसरे से छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर गए, और फिर लगभग 1950 या उसके आसपास, जब हमारे पास कंप्यूटर का आगमन हुआ। मुझे नहीं पता कि क्या आपको बड़ा IBM याद है, हाँ, लेकिन मेरा मतलब है, वो चीज बहुत बड़ी थी, वो एक कमरे जितनी बड़ी थी। और वैसे भी, हाँ, बिल्कुल। अब आप इनमें से किस भाग को संबद्ध करना चाहते हैं? क्योंकि हम हर चीज के हर चरण को एनपैसिव के साथ जोड़ सकते हैं। आप कहां जोड़ना चाहेंगे? तो अब जब 4.0 का ये औद्योगिक युग आ गया है, और AI तकनीक, और अब हम इसे एनपैसिव में ला सकते हैं, और एनपैसिव में हम जो शामिल हैं और इस तकनीक के बीच संबंध बना सकते हैं। और फिर आपने भौतिक उपकरणों के उत्पादन के बारे में बात की जिसका श्री एश ने उल्लेख किया था, जो भविष्य में होने वाला है। और मुझे लगता है कि यह बिल्कुल आश्चर्यजनक है। बस ये कल्पना से परे है कि सर्जरी के साथ स्वास्थ्य में मदद के लिए AI का कितना उपयोग किया जा सकता है। फिर आपने 3D प्रिंटर जैसी चीजों को जोड़ने के बारे में बात की। मैं उसके बारे में सुनना चाहूंगा। ठीक है, जब हम इन तीनों में से उद्योग 4.0 में चले गए या बाहर आ गए, ठीक है, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो एक अवधारणा है जिसे जर्मनी में विकसित किया गया था, और इसे 3.0 का विस्तार माना जाता था, जिसने हमारे डिजिटलीकरण की शुरुआत की, है ना? इसका प्रयोग हुआ, इसकी शुरुआत यूरोप में हुई। बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि वास्तव में ये सब यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन इसका उद्देश्य कारखानों में तकनीकी क्रांति को बढ़ावा देना था। तो यह वो जगह है जहां एक बहुत ही वास्तविक चित्रण है, जहां आपके पहले, दूसरे और तीसरे उद्योग, वे सभी जगह चले गए और दुनिया की हर चीज को प्रभावित किया। चौथी औद्योगिक क्रांति वास्तव में विनिर्माण में, उत्पादों के उत्पादन में और उन उत्पादों में आगे बढ़ी जिन्हें हम कंप्यूटरीकरण का उपयोग कर रहे हैं, ताकि उस तरह की प्रगति आज हमारे विनिर्माण के लिए वही करे जो कंप्यूटर ने 20 साल पहले कार्यालय के काम के लिए किया था। बस इसे और अधिक कुशल, सुव्यवस्थित बनाता है, ग्राहकों की जरूरतों के प्रति इसे और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाता है, इस तरह की चीजें। आज विनिर्माण उस जानकारी, भारी मात्रा में डेटा और AI के माध्यम से तेजी से संचालित हो रहा है जो वास्तविक समय में दुनिया भर से आता है। अब आप निष्क्रिय के बारे में बात कर रहे हैं, और जब हम निष्क्रिय और AI के बारे में बात करते हैं, तो हम मशीन लर्निंग का जिक्र कर रहे हैं जिसे श्री मुफारा ने स्क्रैच से लिखा है। हमें एहसास हुआ कि ये 2019 था, अप्रैल 2019 के बारे में, जब आप कल रात श्री मुफारा को याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आप जानते हैं, हमें एहसास हुआ कि हमारे निष्क्रिय के अंदर कुछ भ्रष्ट प्रभाव थे, और हमें बनाना था बदलाव करें और दिशानिर्देश बनाएं, ठीक है? वो 2019 में था, और अप्रैल के बारे में जब उन्होंने कहा, बूम,
हमने बहुत सारे बदलाव किए हैं। हमने अंततः इसे सही कर लिया और हम उस स्थिति से आगे बढ़ गए। एक एआई टेक्नोलॉजी कंपनी में मार्केटिंग करना चाहता हूं। वो निर्णायक मोड़ था। अप्रैल 2019 वो समय है जब दृष्टिकोण बहुत बड़ा और बहुत व्यापक हो गया और हम एक नए रास्ते पर चल पड़े। और इसका एक हिस्सा सफाई के संघर्ष के माध्यम से था। मैं उस शब्द का उपयोग करूंगा जो उन्होंने तब इस्तेमाल किया था, घर की सफाई, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोगों का एक समूह था जो वास्तव में उस तरह से काम नहीं कर रहे थे जैसा उन्हें करना चाहिए था। आप कुछ कहना चाहते थे? आप जो कह रहे हैं उसके अनुरूप मैं ये कह रहा था कि इसका डेटा विश्लेषणात्मक हिस्सा जो चीजों के टूटने से पहले ही समस्या का पता लगा लेता है, वो प्रौद्योगिकी में एक क्रांतिकारी प्रगति है। खैर, डेटा एनालिटिक्स इसमें आता है। जब हम ऑन पैसिव के माध्यम से स्वचालन के साथ आई के बारे में बात करते हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं उसे मैं ऑन पैसिव से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं ताकि लोगों को समझ मिल सके। जब हमने अपना खुद का एआई और अपना खुद का एमएल बनाना शुरू किया, मशीन लर्निंग, कौन सी मशीन लर्निंग? अगर आपको यहां एआई मिल गया है तो मशीन लर्निंग एआई का एक सबसेट है, ठीक है? ऐसा कहें तो यह एक उपनुशासन है। इसलिए हम मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं क्योंकि यह कुछ चीजें करने में बहुत बहुत अच्छी है। समस्या, क्षमा करें, पैटर्न पहचान, ये सीखता है ना? वो जितना अधिक सीखता है उतना अधिक डेटा एकत्र करता है। वो उतनी ही तेजी से सीखता है, वो उतना ही बेहतर सीखता है, वो उतना ही अधिक व्यक्तिगत हो सकता है। आपने सुना है कि आई को भावनात्मक रूप से बुद्धिमान कहा जाता है, या कम से कम हमारे चैटबॉट को हमारे आई के रूप में संदर्भित किया जाता है ना? हम जिसका उपयोग कर रहे हैं वो है एमएल, मशीन लर्निंग। और इसमें आप डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब डेटा एनालिटिक्स के तहत यह एक तरह से अतिशयोक्ति है। आप वास्तव में जो प्राप्त कर रहे हैं और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पूर्वानुमानित रखरखाव है ना? पूर्वानुमानित रखरखाव मशीन लर्निंग का उपयोग करता है, वो एआई जो हमारे पास है और जिसे हम भविष्यवाणी करने के लिए लिखते हैं कि मशीनें खराब होने से पहले कब खराब हो सकती हैं। और यह रखरखाव इंजीनियरों को समस्याएं उत्पन्न होने से पहले मरम्मत और प्रतिस्थापन भागों का समय निर्धारित करने की अनुमति देता है। तो ये समग्र उत्पादन क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ करता है। इससे बचत करने में भी मदद मिलती है। मशीनें खराब होने पर लोगों को चोट नहीं लगती, ऐसी ही बातें। क्या आप इसी बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि यह पूरे पैरामीटर के भीतर डेटा एनालिटिक्स का एक उपयोग है ना? अब डेटा एनालिटिक्स में प्रगति ने पूर्वानुमानित रखरखाव का उपयोग करना बहुत आसान बना दिया है। रियल टाइम एनालिटिक्स प्रोग्राम वे इस प्रकार का रखरखाव करते हैं और वे सेंसर पर एक शब्द IoT का उपयोग करते हुए फिर से भरोसा करते हैं, ठीक है, जिससे वे जुड़े हुए हैं। और ये सेंसर वास्तव में तापमान और दबाव, कंपन, सभी प्रकार के उपकरणों के प्रमुख संकेतकों सहित चीजों की निगरानी करते हैं। और यह वह जगह है जहां आप कुछ अन्य स्मार्ट उपकरणों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनमें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल उद्योगों के उपकरण और उस तरह के उपकरण शामिल हैं। आप जिन स्मार्ट पहनने योग्य उपकरणों के बारे में बात कर रहे थे, आपने उस पंक्ति में कंप्यूटर विजन के बारे में भी बात की। हाँ, जैसे कि आप अपना सेल फोन पकड़ते हैं और पत्ती या फूल के टुकड़े की तस्वीर लेते हैं और फिर यह तुरंत विश्लेषण करता है कि यह क्या है। ठीक है, और यह चीजों की एक और पूरी नई श्रेणी है जो चल रही है, लेकिन ये सब ML या मशीन लर्निंग छतरी के नीचे है, क्योंकि कंप्यूटर विजन वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की एक शाखा है जो शायद तरीकों और प्रौद्योगिकियों के लिए या तरीकों का विकास करती है जो कंप्यूटर को वास्तविक दृश्य सामग्री का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। वे उस तस्वीर को देख और व्याख्या कर सकते हैं जिसे आप कैमरे और अन्य लोगों के सामने रखते हैं, है ना? और विनिर्माण क्षेत्र में कंप्यूटर विजन ने दृश्य खोज को संभव बना दिया है। और मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि यह ग्राहकों और तकनीशियनों और उस जैसी चीजों को तस्वीरें लेने की अनुमति देता है और यह उन्हें जो कुछ भी चाहिए उसे खोज सकता है। मान लीजिए, यदि आपको किसी मशीन से कोई पार्ट मिला है तो आप उसकी एक तस्वीर लेंगे और एआई काम करेगा। ओह ठीक है, ये बाहर जाएगा और यह उस तस्वीर को खोजेगा और ब्लूप करेगा। ये कहेगा, ठीक है, आप इसे यहीं ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ मामलों में यह इतना उन्नत है कि यह तस्वीर कहाँ लेगा। ये कहता है, क्या आपको यही चाहिए? तुम मारते हो, हाँ, और यह चलता है, उफ। और यह पहले से ही आपूर्ति श्रृंखला में बंधा हुआ है। तो एआई आदेश देगा कि इसे अंदर ले जाओ, इसे अपने पास लाओ, और अगले दिन आपके पास वह हिस्सा होगा। आपके और मेरे लिए अधिक यथार्थवादी रूप से हो सकता है कि आप वन्य जीवन में हो और आपको एक मकड़ी दिखे और आप चले जाएं। वाह, मुझे नहीं पता
कि वह क्या है। एक तस्वीर ले लो। एआई कहता है, हाँ, ये खतरनाक है। यही तो है, आप शायद उससे दूर रहना चाहेंगे। तो जब हमने कंप्यूटर विजन के बारे में बात की तो हमने इसी बारे में बात की। अब इसे ऑन पैसिव के साथ जोड़ रहा हूं और मुझे पता है कि मैं 100 मील जा रहा हूं। मुझे धीमा करना होगा। नहीं, ये बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या? हाँ, इसे ऑन पैसिव में वापस लाते हुए बस ओकनेक्ट की एआई सुविधाओं का उपयोग करने और वैज्ञानिकों को एक वेबिनार पर एक मंच पर आने और ओकनेक्ट के माध्यम से अपनी खोजों और आविष्कारों का आदान प्रदान करने और इस प्रक्रिया में सुधार करने की कल्पना करें। जैसा कि आपने कहा कि यह औद्योगिक युग पहले से ही किसी और चीज में बदल रहा है और प्रौद्योगिकी के कारण यह पहले से ही प्रगति की और छलांग लगा रहा है। और यह सिर्फ ओकनेक्ट नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अकादमी के बारे में सोचो, क्योंकि ये सभी चीजें जिनके बारे में आप और मैं अभी बात कर रहे थे, उनमें से प्रत्येक चीज को अकादमी में बांधा जाएगा। और यह एक सीख है, ये किसी के लिए भी और हर किसी के लिए एक शैक्षिकी और शैक्षिकी मंच है। और जब आप इन्हें एकीकृत करना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है, वाह, आप जानते हैं, फिर से इसे ऑन पैसिव में वापस लाना। एआई चैटबॉट के बारे में सोचें जो हमें मिला है। एमएल के साथ हो गया। यह आपको देखता है, यह आपको पहचानता है और यह आपको सीखता है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, उतना अधिक यह आपको सीखेगा। यह समझता है कि वास्तव में आपका इरादा क्या है। इरादा कायम है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? और यह सुझाव देना शुरू कर देगा। यह आपकी भाषा से पता चलेगा कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या नहीं। मेरा मतलब है, वास्तव में आपके जीवन में कुछ अविश्वसनीय चीजें चल रही हैं। और मैं सुनना चाहूंगा कि आप उस हिस्से को विस्तार से बताएं जो आपने कहा था कि स्मार्ट चश्मा या बनियान है जिसे कर्मचारी पहन सकते हैं। इससे नैतिकता बढ़ती है और नैतिकता बढ़ती है, इसलिए मुझे उसके बारे में बताएं। डानगल, तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। मैं इसे प्यार कर रहा हूं। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मिस्टर मुफारा ने कल रात के बारे में बात की थी। मुझे नहीं पता कि कितने लोग सुन रहे थे, लेकिन हो सकता है कि उनके पास वहां कोई सुस्त पल रहा हो, लेकिन उन्होंने वास्तव में कहा, और वह किसी से बाह्य उपकरणों के बारे में बात कर रहे थे जो कुछ भौतिक उत्पाद थे। और उन्होंने कहा, यह ओकनेक्ट के साथ काम करेगा। और मैं तुरंत सीधे इन प्रकारों पर चला गया। मैं जिस परिधीय के बारे में बात कर रहा हूं वो वास्तविकता के स्मार्ट चश्मे की तरह है ना? तुमने मुझे यही संदेश भेजा था। मुझे ऐसा लग रहा है, ओह, ठीक है। हाँ, मैं क्या सोच रहा हूं? हमने अतीत में इस बारे में बात की थी जहां हमने वास्तविकता और संवर्धित वास्तविकता के बारे में बात की थी। आप जानते हैं, आभासी वास्तविकता, 3 वास्तविकताएं। और आपके पास हो सकता है, मेरा मतलब है, आज भी आपके पास स्मार्ट चश्मा है, लेकिन मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वो वह है जो आपको उच्च परिभाषा 3D संदर्भ या वास्तविक दुनिया पर प्रक्षेपित सामग्री के साथ बातचीत करने देता है। वो संवर्धित है और इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। मेरा मतलब है, यदि आप एक मशीन को देख रहे हैं और आप निश्चित नहीं हैं कि यह क्या है, और आप उस छोटी सी चीज पर क्लिक करते हैं और एआई इसे देखता है, तो ये प्रत्येक भाग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सब कवर करेगा, इसका हर अंश। और जब आप इनमें से कुछ बाह्य उपकरणों के साथ वो कनेक्ट में हैं जिनके बारे में श्री मुफा बात कर रहे हैं, तो हम हेडगियर, कनेक्शन, इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। आप जहां भी होंगे, ये ओ कनेक्ट से जुड़ा होगा और ऐसा नहीं होगा ऐसे बने जैसे आप कंप्यूटर देख रहे हों। यह ऐसा होगा जैसे आप एक बिल्कुल नई दुनिया में हैं और आपके पास हर जगह स्क्रीन के अलावा कुछ नहीं होगा और आप लोगों को देखेंगे और आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। और यह वास्तव में बहुत अच्छा होने वाला है। और ऐसा नहीं है, और यही दक्षता बढ़ाने की परिभाषा है। और फिर जिस हिस्से में आपने नैतिकता को बढ़ावा देने का उल्लेख किया है, मुझे वो सुनना अच्छा लगता है। खैर, इससे जो बहुत कुछ आता है वो ये है कि उनके पास स्मार्ट बनियान, पहनने योग्य स्मार्ट कहा जाता है। आप ये बनियान पहनिए और ये बहुत अच्छे हैं। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, वे टर्मिनेटर 3 से बाहर की तरह नहीं दिखते हैं। वे फॉर्म फिटिंग परिधान हैं जो रबरयुक्त सामग्री से बने होते हैं और उन्हें कर्मचारी आंदोलनों या स्थान के संबंध में डेटा बिंदुओं से डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। पर्याप्त रूप से विवेकशील होने के बारे में, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा शब्द है कि किसी को भी ध्यान नहीं आएगा कि आपने इन्हें पहना है। एक तरफ आप ऐसा सोच सकते हैं, ओह, वे कर्मचारी आंदोलन पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, वास्तव में नहीं, क्योंकि आप इनका उपयोग कई चीजों के लिए कर सकते हैं। मेरा मतलब है, अगर आपके पास अस्पताल में मरीज इसे पहने हुए हैं, तो वे वास्तविक समय में आपके साथ शारीरिक रूप से चल रही लाखों चीजों की निगरानी कर सकते हैं,
जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉच अब भी करती है, जहां ये कहेगी, ओह, यह आपकी हृदय गति है और यह है कि आप कितनी देर तक सोए। और ये स्मार्ट बनियान, यार, और ये हो सकते हैं क्योंकि जैसा है, आपको डोरियों और तारों और हर चीज से जुड़ा रहना होगा। तो यह वो सब छीन लेगा। हाँ, ठीक है, हाँ, यदि आपके पास वाईफाई सिग्नल है, तो आपको अब कहीं भी जैक लगाने की जरूरत नहीं है, आप सही हैं। इसके बारे में भी अच्छी बात यह है कि ये बनियान और इस तरह की चीजें, इन्हें हार्डवेयर से भी सुसज्जित किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और उन्हें सदमे की जरूरत है या उन्हें एड्रेनालाइन के इंजेक्शन की जरूरत है या उन्हें किसी चीज की जरूरत है, तो वो उस बनियान में रह सकता है, ठीक एक पोर्ट के साथ। और यदि यह कहता है, ओह, ये आपको इसकी आवश्यकता है, यह आपको इंजेक्शन लगा सकता है या ये झटका दे सकता है, यह आपको बचा सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अद्भुत, अद्भुत और धन्यवाद। ये मेरे लिए नया था और मैंने वीडियो को कई बार देखने का आनंद लिया। और यह बहुत रोमांचक है कि अब हम निष्क्रिय प्रौद्योगिकी पर उपयोग कर सकते हैं सभी उत्पाद, जो इन सभी को एक साथ बांधने के लिए आ रहे हैं और इसे मानवता के लिए उपयोगी बनाते हैं और इसके द्वारा लोगों के लिए, मानव के लिए, जितना समय बचाया जा रहा है। तकनीक अपने आप में अद्भुत है। समय की दक्षता, आपने पहले उल्लेख किया था। एक और चीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, 3D प्रिंटिंग। मैं इसे उठाता हूं क्योंकि यह ऐश के दिल के सबसे करीब और प्रिय है। उन्होंने इसके बारे में कई बार बात की है और यहां तक कि संकेत भी दिया है कि किसी बिंदु पर उन्हें इस बारे में इनोलैब से कुछ सामग्री मिली है। यह ऐसी चीज है जो लगभग बिल्कुल नई चीज से आ रही है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, और इसका सीधा सा मतलब है कि यह एक डिजिटल फाइल से पार्ट्स, 3D पार्ट्स बनाने की एक विधि है। इसके विपरीत, आपके पास पारंपरिक तरीके हैं और उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपके पास शीट धातु का एक टुकड़ा हो और यह एक मशीन में चला जाए और वो उस पर मुहर लगा दे। और फिर आप इसे बाहर खींचते हैं और इसे आपकी इच्छानुसार आकार मिल जाता है, लेकिन अब आपको इसे काटना होगा और सारा अतिरिक्त निकालना होगा। और इसलिए बहुत अधिक बर्बादी है। 3D प्रिंटिंग के साथ, इस तरह की चीज के साथ, बहुत अधिक दक्षता है। यह आसान है और वे इसे एक समय में एक परत में बनाते हैं। तो मेरा मतलब है, यदि आप चाहें तो यह वास्तव में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। औद्योगिक उत्पादन जो निर्माताओं को उत्पादन करने में सक्षम बनाता है, वस्तुतः मांग पर स्पेयर पार्ट्स का उत्पादन करता है। मेरा मतलब है, मुझे आशा है कि यह मददगार था। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।